उसको करनी भी मजबूरी है, क्योंकि घर चलाना है, पैसे कमाने हैं, करियर को आगे बढ़ाना है। मैं लिख कर दे सकता हूँ, कुछ महीनों के बाद किसी न किसी साइकोलॉजिकल इशू को लेकर हमारे पास आएंगे कि हमें कब ये फाइनल करना है कि हमको साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करना चाहिए। रात के 12 बजे से लेके रात के या बोलना चाहिए 3 बजे के बीच को छोड़ना चाहिए। वो जो एक 5 रूल आप बोल रहे थे, 5 लव लैंग्वेज, 5 लव लैंग्वेज, वो क्या कहानी है सर? स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, फाउंडर एंड CEO ऑफ सिविल गुरुजी प्राइवेट लिमिटेड, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ऐसे शख्स को बुलाया हूं जो कि आपके मेंटल पीस को सॉलिड करने पे, आपके संयम को और स्ट्रांग करने पे, आपके वेल्थ को इंक्रीज करने पे, आपके मेंटल पीस से। तो मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर हिमांश को, जो कि मिरेकल हीलिंग सेंटर के फाउंडर एंड CEO हैं, जिन्होंने 2017 में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और आज तक 700 से ज्यादा लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट कर चुके हैं। और एक और बात बताता हूं मैं आपको कि 10 से ज्यादा इनके स्टूडेंट्स आज समाधि का ध्यान लेने वाले हैं। हम बात करेंगे क्या होता है समाधि। स्पेशली बुलाने के पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि मैंने अब बहुत सारे ऐसे सिविल इंजीनियर्स को देखा जो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम कर रहे हैं, कड़कती धूप में, जो चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रहे, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो एक कंपनी में नहीं टिक पा रहे हैं किसी एक पर्सनालिटी के कारण। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे उसकी जो समझ में आए सबकी, जो सबको ये सिखाए कि कैसे करें तरक्की। तो स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर हिमांश का। हेलो सर। हेलो, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे। स्पेशली थैंक्स टू यू कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें, कि हम हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे सारे सिविल इंजीनियर्स के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ काम कर पाए। तो डॉक्टर सर, मैं डॉक्टर सर के बारे में और बता दूं। डॉक्टर सर साइकोलॉजिस्ट हैं, मेडिटेशन कोच हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। सर एक सवाल सबसे पहला सारे व्यूवर्स के रूप में, कि ये हमको साइकोलॉजिस्ट के पास, हम जैसे सुनते हैं साइकोलॉजिस्ट तो हमको लगता है एक पागल आदमी है जिसको ठीक करवाने जाना है। तो सही समय हमें साइकोलॉजिस्ट को चूज करने का, साइकोलॉजिस्ट से अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करने का, या फिर ये कहा जाए कि हमें कब ये फाइनल करना है कि हमको साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करना चाहिए, बीमार होने के बाद या बीमार होने से पहले? सबसे पहली बात तो ये समझने की कि साइकोलॉजिकल इश्यूज भी एक तकलीफ है, एक समस्या है। जैसे सर्दी खांसी होता है, बुखार होता है, चूंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टार्टिंग इनिशियल फेज में दिखते नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हाँ जी। किसी की नेचर को हम एक्सेप्ट करके छोड़ देते हैं, ये तो गुस्सैल है, ये तो चिड़चिड़ा है, ये तो ऐसा ही है, इसको छोड़ दो। लेकिन बात ये आती है कि एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने का सही समय है अभी। आपको मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। आपकी डे टू डे लाइफ को वो और बेटर कर पाएंगे, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि कोई भी आपकी बात सुनने वाला नहीं है जी। सब सुनाने के लिए बैठे हैं, सब सुनाने के लिए बैठे हैं। हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप जब उनसे मिलोगे, आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बेटर कर सकते हैं। आज की डेट में आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे कि चाहे जो भी न्यूज़पेपर हो, 10 में से कम 2-3 पॉइंट्स वो लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड लिखते हैं, ताकि अच्छी पेरेंटिंग दे सके, एक रिलेशनशिप को वो बेटर कर सके। एक एग्जांपल मेरे को कनेक्ट किया सर। हमने एक मूवी देखी है बहुत तगड़ी सी, आमिर खान की, तारे ज़मीन पे। जो छोटा सा बच्चा होता है, वो बच्चा परेशान होता है, चिड़चिड़ा होता है, लड़ाई झगड़े करता है, लेकिन एक्चुअल में उसका वो नेचर नहीं है। वो कुछ कहीं ना कहीं परेशान था, जिसको बहुत आसानी से ठीक कर दिया गया एक अच्छे पेरेंटिंग के थ्रू, जो कि आमिर खान जी हीरो बन के आया और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल अदा किया। तो पेरेंटिंग का जो कि सबसे पहला यही सवाल है मेरा, कि एक सिविल इंजीनियर करीब 10 से 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, जिसका एज करीब 21 से 24 साल है। वो धूप में खड़े होके अपने कलर को काला कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है। उसको करनी भी मजबूरी है, क्योंकि घर चलाना है, पैसे कमाने हैं, करियर को आगे बढ़ाना है, लेकिन वो खुश नहीं है उसमें। उस समय वो चिड़चिड़ा हो गया है, उसकी प्रोडक्टिविटी सही नहीं है, बार बार डांट खा रहा है अपने सीनियर से, अपने बॉस से, और हो सकता है कि उसको इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसा फील हो रहा है कि यार ये अब करियर खराब हो गया, मतलब ये अच्छा नहीं है। उस समय उस इंजीनियर को ऐसे क्या प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि वो मेंटल पीस को, जिसको हम कहते हैं कि वो खुश रह सके, अपनी फैमिली को सही समय दे, वो क्या करना चाहिए उसको? ये हमारे सारे ऑडियंस का प्रॉब्लम है। यहाँ तक मेरा भी था, जब मैं 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और जब मैं जॉब कर रहा था, उस समय हमको समझ ही नहीं आता कि यार ये इंडस्ट्री खराब ही लगती है। तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज हमारे सारे व्यूवर्स को ये गाइड करें कि कैसे वो मेंटल पीस तक, एक पॉजिटिव एटीट्यूड तक पहुंच सकें। सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि हमने कभी अपने आप के लिए समय निकाला ही नहीं।
हम अपने आप के लिए समय नहीं निकालते, हम प्रोडक्टिविटी हमारी डाउन होते जाती है, हर जगह क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर हमारे मन में भी खुद के लिए सवाल आती है कि दिन भर मेहनत कर रहे हैं, दिन भर पसीना बहा रहे हैं, ना घर में सम्मान मिल रहा है, ना दोस्त इज्जत कर पा रहे हैं, ना काम पे हमारा कोई ग्रोथ आ रहा है, प्रमोशन का तो कोई नाम ही नहीं है। तो समझने की बात ये है, जिस समय आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा होता है उस समय तो आपको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा पॉलिशिंग की ज़रूरत है। हम जब लोगों से बात करते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, कि आप खुद से सवाल करिए कि क्या आपको याद है आपकी हॉबीज़ क्या है, क्या आप अपनी हॉबीज़ को समय देते हैं। हॉबीज़ को सुन के हमारे यहाँ तो दिमाग ही घूम जाता है। हॉबीज़ का मतलब फिर मैं याद दिलाता हूँ, याद करिए स्लैम बुक में कुछ फील किया करते थे हॉबीज़ के नाम पे। अगर आप उसको भी उठाकर देख सकते हैं, उसके बाद भी लोगों को हॉबीज़ याद नहीं आती, तो मैं बोलता हूँ कुछ नहीं तो फिटनेस क्लास पे जाओ, फिटनेस पे काम करो, क्योंकि अच्छा दिखना हर किसी को पसंद है। आप फिटनेस क्लास जाओगे, आपकी फिटनेस अच्छी होगी, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे। हम सबको बस ज़रूरत है, जिस समय आपकी डाउनफॉल चल रहा है, आप परेशान चल रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ज़िंदगी हम जी नहीं रहे हैं, ज़िंदगी कट रही है, कल का दिन भी कट गया, 2022 भी कट गया, 2023 भी निकल जाएगा, न्यू ईयर मनाने के लिए हम फिर चले जाएंगे। इसी बात से कनेक्ट किया सर कि जिंदगी कट रही है, बहुत सारे लोगों को फोन लगाओ और क्या हाल चाल, बस कट रही है यार। तो वो पहली लाइन से ही वो नेगेटिव हो चुके हैं, मतलब पहली लाइन से थक चुके हैं अपने जीवन से। तो उस समय वो जो हॉबी वाला कहानी है, सबके रिज्यूमे में लिखा होगा यार, तुम सब ने अपना फर्स्ट रिज्यूमे जो बनाया होगा ना, उसमें हॉबी का कॉलम था एक, प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक, ये 3 चीज तो लोगों ने लिख के ही रखा होगा। कम से कम उसको तो थोड़ा फॉलो करना चाहिए। तो उसको जज कैसे करें सर, मतलब खुद हम चोर हैं, अपने आप के लिए हम समय निकालते ही नहीं, तो कैसे हम अपने आप को मनाएं कि यार करना ही है, वो कैसे हो? मैं ये बोलता हूँ सबको, चाहे कोई हमारे दरबार आते हैं, चाहे कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास आते हैं, चाहे हमारे कोई फ्रेंड्स होते हैं, मैं बोलता हूँ हॉबीज़ को टाइम देना उतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाना, जितना ज़रूरी है श्वास लेना, उतना ही ज़रूरी है अपनी हॉबीज़ को टाइम देना। अगर 50 मिनट्स का समय आप लोग अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं डेली बेसिस पे, 50 मिनट का समय मिनिमम अगर आप अपने खुद के लिए नहीं निकाल रहे हैं, मैं लिख कर दे सकता हूँ कुछ महीनों के बाद, साल 1.5 साल के बाद किसी न किसी साइकोलॉजिकल इशू को लेकर आप हमारे पास आएंगे। हम समय नहीं दे रहे हैं, हमको समय निकालना पड़ेगा, कंपलसरी प्रायोरिटी में रख के। वो काम कुछ भी हो सकता है, वो कोई हॉबी क्लासेस हो सकती है, वो कोई फिटनेस क्लास हो सकता है, वो गार्डनिंग हो सकती है, वो कोई खाना बनाना हो सकता है। पर मैंने किसी से पूछा कि आपने अपनी हॉबीज़ को समय दिया? उन्होंने बोला हाँ मैंने समय दिया। मैंने बोला क्या किया? उन्होंने बोला कि मुझे ना कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं रोज आधा घंटा कुकिंग वाले वीडियो देखती हूँ। तो हॉबीज़ के लिए भी अगर आप कामचोर बन जाओगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं, आप अपने लिए समय निकालिए, कम से कम हफ्ते में क्या 2 बार कुछ नया डिश ट्राई करना बनता है? कितने अच्छे नॉन स्टिक तवे आ गए हैं, अच्छे अच्छे कुकर्स आ गए हैं, कुछ अच्छा सीखो, बनाओ। ये आपके अंदर इतना ज़्यादा रिफ्रेशमेंट लेकर आएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होंगे, आप अपने वर्क प्लेस में भी अच्छे नए क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आ पाएंगे और वहाँ पे भी लोग आपको पसंद करेंगे। सर बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि उनकी हॉबी क्या है, तो ये कैसे पता करें कि मेरी हॉबी क्या है? हॉबी को लेकर जैसे आपने बताया, जो हम स्लैम बुक में भरा करते थे वो हमारा एक्चुअल में असली वर्जन था, हम वहां से छूट गए हैं। स्लैम बुक वो स्कूल वाली कहानी। अगर मैं अपनी चीज़ों को याद करूं, मुझे बहुत अच्छा लगता था पेंटिंग करना, लेकिन मुझे उस समय मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे कलर्स लेने के लिए, ड्राइंग लेने के लिए। मैं जिस बेंच पर बैठता था, मैं अपने पेन से मैं ड्रॉ करता था। सच में मैंने हर बेंच में कुछ ना कुछ ड्रॉ किया हुआ था। तो कड़ी जहाँ से ख़त्म हुई थी वहाँ से हम आगे शुरू कर सकते हैं। आजकल तो सबके पास, आप लोगों के पास में पैसे रहते हैं, आप लोग अपना जॉब कर ही रहे हैं। अपनी हॉबी को वहाँ से फिर से लेकर आइए, टाइम देना शुरू करिए, धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा। और सब लोगों को किसी न किसी आर्ट्स में या म्यूज़िक में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। लोगों को गाना अच्छा लगता है या गाना सुनना अच्छा लगता है या कोई इंस्ट्रूमेंट, अगर आप इससे भी कनेक्ट हो पाते हैं, म्यूज़िक भी एक थेरेपी है, आपको ये ग्रो करने में और ज़िंदगी खुशी खुशी जीने में बहुत हेल्प करेगा। क्या बात सर, मतलब मेरे को तुरंत कनेक्ट किया। एक मूवी मैंने देखा हूँ, क्योंकि मैं मूवी थोड़ा देखता हूँ, ये मेरी हॉबी है, मेरे को ये समझ आया, तो तभी मैं मूवी लगभग डेली देखता हूँ, कुछ ना कुछ पार्ट क्लिप नहीं तो मैं मूवी का एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ। देखिए मूवी देखने का समय नहीं मिल रहा है, तो कम 15 मिनट में यार एक्सप्लेनेशन में खत्म कर दे। जब वी मीट एक मूवी आई थी, उसमें करीना कपूर फुल मतलब फनी मूवमेंट और फुल खुश है, और वहीं पे एक डिप्रेस आदमी शाहिद कपूर। करीना कपूर ने यही बात कहा था जो आपने भी कहा, कि कम से कम कुछ मिनट तो अपने शौक को दो, म्यूजिक उसका शौक था, म्यूजिक को दो। और उस मूवी का ही जो लास्ट में सारांश निकला कि वो मीटिंग छोड़ के, यार मेरी अब आज का काम हो गया, मैं जाऊँगा गिटार बजाऊँगा। वो गिटार बजाना चालू किया, खुश रहा, और उस मूवी के एंड तक वो फेमस हो गया और उसको सक्सेस मिला। तो लोगों को अपनी हॉबी
खुद ही पहचाननी होगी। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम कुछ मल्टीपल टास्क करें जिससे अपन हॉबी पता कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर आपको अपनी हॉबीज समझ नहीं आ रही है, चुपचाप उठकर फिटनेस क्लास जाओ। ये अब बातें आती है, जिम आज के समय लोगों को बोर लगता है तो आप जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आप एरोबिक्स ज्वाइन कर सकते हो। आज ऑल नए ट्रेंड पे चल रहे हैं लोग, योगा क्लासेस जाते हैं, योगा पे जा सकते हो। फिटनेस इंपॉर्टेंट इसलिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सर हमारे सारे व्यूवर्स के साथ। ये फुल्ली पैक है अपने ड्यूटी में, ये सुबह 8-9 बजे ड्यूटी चालू कर रहे हैं और रात को जो करियर, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, जिनका एज करीब 23, 24, 21 साल का है, वो ड्यूटी से फ्री नहीं हो पाए। तो वो ये सब फिटनेस ज्वाइन करना उनके लिए थोड़ा सा टफ टास्क है कि वो सुबह 1 घंटा जाएं जिम और फिर ड्यूटी करें, तो इनके लिए थोड़ा टफ टास्क है। कुछ ऐसा सरल तरीका जिससे कि ये खुश रह के आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन है आपके पास। आजकल 24/7 जिम आ गए हैं। रात में 12 बजे 2 बजे भी जिम में लोग अलाउ करते हैं। रोडीज में एक पुलिस वाले आए हुए थे बहुत अच्छे फिटनेस के साथ, और उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया उन्होंने कुछ सेटलमेंट किया हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते थे, नॉर्मल से जगह में रहते थे। जिम के ओनर से उनकी दोस्ती थी, वो चाबी उनको दे दिया करते थे, वहाँ जाते थे, अपना वर्कआउट करते थे, वो लेकर आते थे। ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो, ये एक ऑप्शन हो सकता है। एक और ऑप्शन हो सकता है कि कोरोना काल के समय पे बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक ट्यूटोरियल देखकर भी वर्कआउट किया हुआ है। तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में जब आप फ्लोर वर्कआउट सर्च कर सकते हो, फ्लोर पे बिना किसी डंबल्स के, बिना किसी मशीन इक्विपमेंट्स के भी आप वर्कआउट कर सकते हो। आप ट्यूटोरियल्स में डांस क्लासेस ले सकते हो, आप पर्सनल अपना कोई फिटनेस ट्रेनर अपॉइंट कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। बिल्कुल एक काम करने वाला होना पड़ेगा बस। सर एक इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है कि जो करियर का स्टार्ट कर रहा है वो तो अपने इस हार्ड शेड्यूल से परेशान है, लेकिन जो अपने करियर की ऊंचाइयों पे है, जिनके पास अच्छा जॉब रोल है, अच्छा पे स्केल है, लेकिन वो बहुत जल्दी थक जा रहे हैं इन द सेंस काम करके नहीं, लोड प्रेशर से, मतलब अपने सीनियर्स के चिड़चिड़ाहट से, उनकी सीनियर से नहीं बन रही, उनकी एचआर से नहीं बन रही, उनको अपने एमडी से नहीं बन रहा है, तो वो कंपनी के कारण, कंपनी का वर्कलोड ज़्यादा है या कंपनी में ग्रोथ रेट कम है इसलिए कंपनी नहीं छोड़ते। वो कंपनीज में इसलिए थक के छोड़ दे रहे हैं कि वहाँ का स्टाफ सही नहीं है, वहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है, वहाँ पे सीनियर कुछ बोल दे रहा है उससे वो गुस्सा हो जा रहे हैं, वो अपने जो लीडर्स हैं उनसे सही बॉन्डिंग ही नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे कि क्यों छोड़ा भैया जो जॉब, यार वो मेरे को बैठ के चिढ़ता है, वो ना मेरे ग्रोथ से चिढ़ रहा था, मैं अच्छा काम कर रहा था। तो भाई उसको परेशानी होना चाहिए, तेरे को क्या परेशानी, तो ग्रोथ कर रहा है। तो इस सिचुएशन में कैसे डील करें हमारे इंजीनियर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं, 15 साल एक्सपीरियंस है, 18 साल एक्सपीरियंस है, वो अपनी फैमिली को भी समय नहीं दे पा रहे हैं रिलेटेड टू, क्योंकि 8 से 10 घंटे वो ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद घर जाते हैं, वही सड़ा सा मुंह लेके घर पहुंच रहे हैं, और यदि घर में कुछ कांड हो गया है तो सड़ा सा मुंह लेके वो ऑफिस पहुंच रहे हैं। इसको कैसे बैलेंस करें वो अपनी करियर लाइफ? तो समाधि मेडिटेशन क्या है, ये क्या चीज़ है? क्या समाधि मेडिटेशन मतलब बाबा बन जाना? कि जो लव लाइफ के बारे में आप बता रहे हैं, इस लव लाइफ में क्या सिर्फ ऐसे पार्टनर के साथ इम्प्लीमेंट होता है या पूरे यूनिवर्स के साथ? और ये कितना प्रतिशत कह सकते हो या कितना जरूरी है ग्रो करने के लिए? वो जो समय है, इंपॉर्टेंस टाइम, वो कैसे क्रिएट किया जाए? आज भी आप देखेंगे वहां पे एक भी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है। वो लोग जापान में मैंने पढ़ा है कि इंसान एक सामाजिक जानवर है, ठीक है। हम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, पर धीरे धीरे हम लोगों से व्यवहार करना भूल गए हैं, और अब हमारे पास ऐसा कोई है भी कि नहीं जो हमको व्यवहार करना सिखाए। यहाँ पे दिक्कत एक आ रही है। इसको और समराइज करा जाए तो आप बोल सकते हो कि वो पॉलिटिक्स हम फेस नहीं कर पाते। पॉलिटिक्स हर जगह आपको मिलेगा, हमको पॉलिटिक्स अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन पॉलिटिक्स का पार्ट बनना पड़ता है। हमको ये चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। अगर अब देखना कि हम लोग काम वाली बाई से बहुत डरते हैं, कुछ बोल देंगे, सुना देकर चले जाएगी। क्यों? हमारी यूनिटी उतनी नहीं है जितना उन लोगों की यूनिटी है। हाथ रख दिया है। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ है, जहाँ पे भी 4 लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पॉलिटिक्स आपको फेस करना पड़ेगा। जहाँ छोटा फर्म है वहाँ कम पॉलिटिक्स, बड़ा फर्म है तो बड़ा पॉलिटिक्स। तो हम लोगों को ज़रूरत है लोगों को डील करना हम सीखें। हम लोगों से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों से काम नहीं करा पा रहे हैं। एक बहुत अच्छी बुक है जो मैंने पढ़ी है, जो आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए, और मैं लिख कर दे सकता हूँ। इससे सारे लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। आप एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा कैरेक्टर बन जाएंगे कि लोग आपके साथ समय बिताना चाहेंगे और आप उस महफिल की शान बन जाओगे। ये मेरी श्योरिटी है। सर हम जानना चाहेंगे बुक का नाम, और मैं आपसे व्यूअर से कहूँगा कि जो आप बुक बताएंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूँ उसका लिंक। तो बुक के टाइटल का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल।
लोक व्यवहार की कला, ये हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बुक है। इसके ऑथर है डेल कार्नेगी। लोक व्यवहार की कला, ये हिंदी रिटर्न है। जितने हिंदी व्यूवर्स हैं, आप लोग के लिए मैं वीडियो बुक का रेफरल खोज के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये सबको बता देता हूँ भैया, ये पेड प्रमोशन नहीं है। उस बुक के ऑथर को मैं नहीं जानता और ना हमारे सर जी जानते हैं। ये बुक अच्छी है, जिसके लिए हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि आपको बुक पढ़नी चाहिए। बुक पढ़ने से ज्ञान तो बढ़ता है सर, और ये इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर पढ़ूंगा ये लोक व्यवहार की कला। इसमें एक दो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे सुरेश नहीं, मेरा नाम रमेश है। अरे हाँ ना, वही। लेकिन आपको पता है कि हर किसी को अपना नाम बहुत पसंद होता है। जब भी हम लोगों को पेन दिया जाता है, कुछ लिख कर देखो तो 90% लोग या तो अपनी साइन करते हैं या अपना नाम लिखते हैं। और जब आप किसी को नाम को याद करते हो और उनके नाम से उनको बुलाते हो अगले मीटिंग में, वो आप उसके दिल में उतर जाते हो। आप सोच भी नहीं सकते, उतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। पर क्या आपने कभी किसी के नाम याद करने के लिए कभी मेहनत किया है, कभी नोट करके कभी प्रैक्टिस किया है? बोला जाता है कि एक व्यक्ति जो बहुत बड़े पद में बैठा है या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो इसलिए नहीं वो उस पद में है कि वो बहुत एजुकेटेड है। वो इसलिए उस पद में है क्योंकि उसको सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का नाम याद रहता है, और उस चीज़ में जाने अनजाने वो लोग बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं। इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी अच्छी चीज़ें उस बुक में लिखी हुई है, जिस चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज क्या होती है, हम कैसे किसी को काम कराते हैं, अरे यार ये कर देना, वो कर देना। लोगों को बुरा लगता है, भाई कैसे मेरे को बोल रहा है, नहीं करूंगा तो। पर अगर आप सामने वाले के मन में काम करने की चाहत पैदा कर दो जी, सामने वाले की फायदे की बात करा दो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये काम करना चाहिए, और ये काम अगर आप करोगे या ये पॉलिसी आप खरीदोगे, आपको इसमें ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, कितने अच्छे व्यक्ति हैं। पॉलिसी इसलिए नहीं बेच रहे कि उसको कमीशन मिलेगा, इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इससे मुझे हेल्प मिलेगा। ये सबसे सही तरीका है एक इंसान से, एक पर्सन से काम कराने का। इस तरीके से बहुत सारी टीचिंग उसमें दी गई है। उसकी 4 से 5 टीचिंग को भी आप फॉलो कर लेते हो, आप एक बेहतर पर्सनालिटी बन चुके होगे। जी जी। वो जो एक 5 रूल आप बोल रहे थे, 5 लव लैंग्वेज, 5 लव लैंग्वेज, वो क्या कहानी है सर? ओके, अब एक बात ये आती है कि आप लोग काम करेंगे 12 घंटे 13 घंटे फील्ड में रहेंगे, फिर घर आएंगे। लेकिन घर आने के बाद आपके घर में अगर कलेश होगा तो आपको तो घर आने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा ना वर्क प्लेस में मैं खुश हूँ, ना घर में खुश हूँ, मेरा जीवन घर आते हैं सुकून के लिए और तो चीची का चाय करने लग जाती है। हाँ, तो ये चीज़ ऐसी होती है कि अगर आप लोगों के साथ, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है जो हमारे पास रिलेशनशिप की काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, रिलेशनशिप बिगड़ते हुए रिलेशनशिप को सुधारने के लिए आते हैं। हम उनको ये बुक पढ़ाते हैं और उनकी चीज़ों को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। मैं सर को रोकना चाहूँगा कि डॉक्टर हिमांशु जी का एक दरबार लगता है जो कि रायपुर में है, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्जेस नहीं लगता। सर जी का डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो में दे दूंगा। सर का एक वीडियो चैनल है जिसमें वहाँ के कुछ वीडियोस हैं, आप वहाँ से सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली जो इस एरिया के लोग हैं, यदि आपको लगता है कि आपको एक पीस लाइफ के लिए किसी से कनेक्ट होने की जरूरत है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड डॉक्टर हिमांशु। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, कि जो लव लाइफ के बारे में आप बता रहे हैं, इस लव लाइफ में क्या सिर्फ ऐसे पार्टनर के साथ इम्प्लीमेंट होता है या पूरे यूनिवर्स के साथ? इस बुक के बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा, आप लोग बहुत कनेक्ट करेंगे। और ये ऐसी बुक है ये जिसको अनमैरिड लोगों को पढ़ने के लिए मना किया जाता है। मैं जब अनमैरिड लोगों को पढ़ने के लिए मना किया जाता है क्योंकि वो लोग शायद ज़्यादा रिलेशनशिप में अच्छे हो जाएंगे, रिलेशनशिप में ज़्यादा माइंड लगाएंगे। तो भैया जितने बैचलर हैं, अभी नहीं पढ़ना है, आपको पहले शादी करना है, फिर ये बुक परचेज करना। पर ये बुक मैं आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि मैं 2nd ईयर में था, मैं अपने जीजा जी के साथ कहीं जा रहा था, उस समय उनके पास ये बुक थी। मैंने उनसे परमिशन लिया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ा, मैंने पुणे जाते हुए आधी बुक पढ़ ली, वापस आते हुए आधी बुक पढ़ ली। मुझे उस दिन से बुक रटी हुई थी। उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि रिलेशनशिप को हम जितना हवा बना के रखते हैं, ये उतनी भी कठिन चीज़ नहीं है। मैंने उस बुक से पढ़ा कि हम सबके अंदर एक लव टैंक होता है, और वो लव टैंक जब खाली हो जाता है तो हमें एहसास होता है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, और हम दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, अपने पार्टनर को चीट करने लगते हैं। लव टैंक हम सबके अंदर होता है, और जब ये लव टैंक हमारा भरा हुआ होता है, हमको एहसास होता है कि हमारा पार्टनर, हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमको प्यार किया जा रहा है, और हम एक बहुत अच्छे मजबूत रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलते हैं। हम सबके पास अपने लव लैंग्वेज होते हैं, जिस लव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर काम किया जाता है तो हमें हमारा लव टैंक फुलफिल होता है, और हमें एहसास होता है कि हमें प्यार किया जा रहा है।
इस तरीके से सारी की पूरी दुनिया के लोगों को 5 कैटेगरी में 5 लव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है और हमको कुछ नहीं करना है, अपने पार्टनर के लव लैंग्वेज को समझना है, उसके अकॉर्डिंग उनका लव टैंक फुलफिल करना है और एक अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय करना है। और मैं ये बोलता हूँ कि रिलेशनशिप ऐसा नहीं रहेगा जो हमारे कल्चर में हमें सिखाया जाता है, सह लेना, झुक लेना, देख ले, ये तो ऐसा ही होता है। नहीं, आप अगर इस बुक की टीचिंग को फॉलो करते हैं तो स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम में एक क्यूटनेस वाली लव स्टोरी होती थी, एक मस्त रहता था मन में कि मिलना है, बात करना है, उस स्पार्क को, उस कनेक्शन को आप इंजॉय कर पाएंगे अपने उस रिलेशनशिप में। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी डिटेल देने के लिए। और स्पेशली इस मुलाकात से मेरे को ये सीखने मिल रहा है कि ये भी एक आर्ट है, मतलब ये भी सीखने की चीज़ें हैं कि लोगों से कैसे बात करें, लोगों से, क्योंकि बचपन से हमको किसी ने नहीं सिखाया। बचपन में घर वालों ने थोड़ा सा टोका, हमने सोचा कि यार इनका काम ही है टोकना, हम अपने हिसाब से चलते चले आए। एक और सवाल है सर जो मैंने लिख के लाया हूँ कि क्यों लोग अपने ऊपर समय देना नहीं चाहते। मतलब 20 के एज में, 25 के एज में, 30 के एज में लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। सुबह उठते ही, मतलब मैंने ऐसा देखा है लोगों को कि घड़ी देख के 10 मिनट पहले उठते हैं ऑफिस जाने से, बाजू में साइट है उनका या कंस्ट्रक्शन वर्क है, उठते हैं, ब्रश किए, नहाया, गाड़ी में बैठ गए, नाश्ता हो सकता है रास्ते में कर ले रहे हैं या साइट में मिल जा रहा है, शाम को आए, घर पहुँचे, हाथ पाँव धोए, बिस्तर पर फ़ोन लेके रील देख रहे हैं। वो अपने ऊपर समय नहीं दे रहे। तो ये कितना ज़रूरत है अपने ऊपर समय देना और इसको कैसे क्रिएट करें, जैसे आपने कहा हॉबी, उसको कैसे, एक बार अगेन मैं चाहूँगा कि ये वो जो समय है, इंपॉर्टेंस टाइम, वो कैसे क्रिएट किया जाए। सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम एक कल्चर को लेकर चल रहे हैं। अरे यही तो उम्र है कमाने का, अभी मेहनत नहीं करोगे, अभी तो जवान हो। आजकल के बच्चे अगर अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मुझे स्ट्रेस लग रहा है तो मार पड़ जाए, उनको डांट पड़ जाए। समझने की बात यह है कि अगर हमको समय देना है तो आज से शुरू करना है, क्योंकि हम इतना कट रहे हैं, हम लोग इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपने लाइफ में, हम लोग मेंटली भी डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी भी डाउन होते जा रही है। तो हमको समझना है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हमको समझना है कि हम अगर खुद को समय नहीं दे रहे हैं तो आप खुद से सवाल करो, क्या आपके बिना आपके परिवार को आपके जितना कोई प्यार कर पाएगा, कोई केयर कर पाएगा? अगर नहीं तो इसलिए ज़रूरत है आपको खुद को समय देने की। हमारे बिना सोचो जो भी एक्सपेंसेस है, जितने भी लोगों की जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, अगर आपके नहीं रहने से क्या काम चल जाएगा? आप बोलोगे कि नहीं चलेगा। आप काम किन के लिए कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप उनके लिए ही काम कर रहे हो। इसीलिए हम लोगों को अपने आप को समय देने की ज़रूरत है। अगर समय नहीं दे रहे हो आप, तो देखो कि आप कर क्या रहे हो। वैसे भी आप इतना सारा मेहनत कर रहे हो लेकिन घर आके अपने परिवार को प्यार से बात भी नहीं कर पा रहे हो। क्यों? ना काम पे ध्यान हो रहा है, ना घर पे टाइम दे पा रहे हो, ना अच्छी अर्निंग कर पा रहे हो। आप तो हर जगह परेशान हो रहे हो, बाद में घर वाले भी डांट रहे हैं, वर्क प्लेस में सुना रहे हो। आपको तो आत्महत्या के अलावा कुछ सूझेगा नहीं। आपको पता है हर रोज कितने सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। क्यों? हम खुश नहीं हैं। खुश रहना ज़रूरी है। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप खुश हो? आप भी तो स्ट्रेस लेते होगे और कुछ चीज़ें होती होंगी। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं खुश हूँ। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे याद आता है सच में मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा अगर सोचा जाए मेरी लाइफ की चीज़ों को देख के तो लगेगा यहाँ तो इश्यूज है, यहाँ तो प्रॉब्लम्स है। तो हमको समझना पड़ेगा एक माइंडसेट का। खुश रहना एक चुनाव है। एक बहुत अच्छा फोटो आप लोगों ने कभी देखा होगा गूगल पे या फेसबुक में, एक बच्चा रहता है, फर्स्ट आई रहता है, एक सेकंड, एक थर्ड आई रहता है। जो फर्स्ट आया हुआ बच्चा होता है उसका मुंह लटका हुआ होता है, लेकिन जो थर्ड आया हुआ होता है बच्चा, वो जीत का जश्न मना रहा होता है। इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। हमको खुश रहने का चुनाव करना है। दुनिया तो हमको परेशानियां देनी शुरू करने के लिए पूरे समय बैठी हुई है। ये माइंडसेट कैसे डेवलप होगा? ये माइंडसेट तब डेवलप होगा जब आप खुद को समय दोगे और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ोगे। और मैं सबको बोलता हूँ कंपलसरी ऑडियो बुक्स की हैबिट छोड़ दो। ऑडियो बुक्स हमारी आदत ख़राब कर रहा होता है, क्योंकि ऑडियो बुक्स के साथ एक कंप्लेन आता है कि अरे मैंने वो पढ़ा है। आप पूछो कि पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। लोग बोलते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ी है और सीक्रेट की बुक पढ़ी है मैंने, लेकिन वो काम नहीं करता वो प्रिंसिपल्स हमारे लिए। मैं पूछता हूँ सच में आपने पढ़ा है? नहीं, ऑडियो बुक सुना था। अब जब बुक्स पढ़ोगे ना तो कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी, अब दोबारा पढ़ोगे। और स्पेशली हार्ड कॉपी की जब आप बुक पढ़ते हो, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई रहती है कि क्या कारण है कि उसकी टीचिंग को, उसके प्रिंसिपल्स को लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और अगर उसको फॉलो करना चाहते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको बुक पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है, चूँकि सबका एक कंप्लेन होता है कि हमारे पास में समय नहीं है, तो आप लोगों को अगर शाहरुख खान का इंटरव्यू याद होगा तो आप ध्यान देंगे, शाहरुख खान और ये बड़े सेलिब्रिटीज़ के वॉशरूम में पूरा बुक शेल्फ और लाइब्रेरी बनी हुई होती है। वो लोग साफ सुथरा रखते हैं ताकि छुट्टियों के दिनों में बहुत सारा समय वहाँ पे बिता पाए। आप वॉशरूम में जब बैठते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली सबको 10 से 15 मिनट का समय लग रहा होता है। उस समय मोबाइल लेके जाते हैं, पहले के समय के लोग अखबार लेकर जाते थे, आप बुक लेकर जा सकते हो। सच में कुछ ऐसा
यूनिवर्स का कुछ मैजिक चल रहा होता है कि क्या सबकॉन्शियस माइंड हमारा जागृत होता है उस समय। आप जो भी पढ़ोगे पूरा का पूरा आपके दिमाग में उतर रहा होता है। उस समय को आप बुक पढ़ने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं में उस 15 मिनट में आप 7 से 8 पेज तो जबरदस्त आप पढ़ पाओ। कुछ हमारे ऐसे व्यूवर होंगे कि वो शौच जाने के बाद आके अपना कपड़ा भी धोते होंगे। कुछ लोग ऐसे मैंने देखा है कि जो दोपहर में टॉयलेट गए तो 2 नंबर, यदि वो दोपहर में जा रहे हैं तो शाम को पूजा नहीं करते। उनको लगता है वो अशुद्ध हो गए हैं। भैया ऐसा कोई कल्चर नहीं है अशुद्ध होने का, ये हमारे मन की भ्रांतियां ही हैं। एक और सवाल था कि कितना मेंटल पीस जिसको अपन कहते हैं आपका परिवार है और जो आपका कल्चर, जो आपका वर्क प्लेस है, ये मेंटेन होना चाहिए, और ये कितना प्रतिशत कह सकते हो या कितना जरूरी है ग्रो करने के लिए, अपना वेल्थ क्रिएट करने के लिए? क्या इस पीसफुल और आराम जो खुशनुमा जिंदगी है इसको हटा के भी ग्रो किया जा सकता है क्या? अब जैसे आपने सवाल किया कि कितना समय हमको देना पड़ेगा, कितने मेंटल पीस की ज़रूरत है, तो इसका सीधा सा सवाल है। मैंने एक चीज़ को समझा है अपने स्टडीज़ में, अपने एक्सपीरियंस से, लोगों के अनुभव से। अगर आपके जीवन में स्ट्रेस ज़्यादा है तो ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है मेंटल पीस में। आपके जीवन में स्ट्रेस कम है तो कम समय दोगे तो भी चलेगा। जैसे हमारा जो काम है, हम 95% टाइम साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे पहले फील होता था कि उनकी कुछ परेशानियां मेरे अंदर आ रही है। तो हमारा एक हॉबी से काम नहीं चलता। मैं सबको ये बोलता हूँ कि दोस्त और हॉबी एक नहीं होने चाहिए, नहीं तो लोगों का भाव बढ़ जाता है। दोस्त भी 2-3 होने चाहिए, हमारी हॉबीज़ भी 2-3 होने चाहिए। अगर आपको जॉगिंग करना अच्छा लगता है, बारिश गिरने शुरू हो गया, आप तो निकल ही नहीं पाए, इसीलिए उस टाइम पे भी आपके पास में कुछ ऑप्शंस के लिए होने चाहिए। मेरा काम चूंकि पूरे समय साइकोलॉजी वाले पेशेंट्स के साथ होता है, तो मैं बीमार ना हो जाऊं और मैं ज़्यादा फुलफिल रहूं, इसीलिए मैं रोज़ मेडिटेट भी करता हूं, मैं रोज़ मूवीज़ भी देखता हूं, मैं रोज़ दोस्तों को थोड़ा समय देता हूं, मैं रोज़ एक्सरसाइज भी करता हूं, और इन चीज़ों के द्वारा मैं इतना चार्ज हो पाता हूं कि उनकी थोड़ी सी भी परेशानियां, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं आ पाती। आपका अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, आपका वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा और कम से कम 2 से 3 हॉबीज़ पे आपको टाइम देने की ज़रूरत है। एक और सवाल था सर मेरा कि मैंने आपके प्रोफाइल देखा तो वहाँ लिखा था समाधि मेडिटेशन। तो समाधि मेडिटेशन क्या है? ये क्या चीज़ है? क्या समाधि मेडिटेशन मतलब बाबा बन जाना, या मतलब वो संन्यास ले लेना, ये समाधि मेडिटेशन? या समाधि मेडिटेशन से क्या फ़ायदे हैं, क्या या फिर हम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? समाधि मेडिटेशन में 2 शब्द आ गए, समाधि और ध्यान। तो थोड़ा समय पहले ध्यान को मैं डिफाइन करूंगा। ध्यान का मतलब होता है एक सोच, एक विचार की अवस्था तक हम पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं ध्यान। मैं आपको बोलूँगा, आप सबने कभी ना कभी ध्यान को महसूस किया है। कब? आपका जब फेवरेट खाने की चीज़ आपके सामने आती है, मान के चलिए कि आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, रसगुल्ला खाने के बाद जो पहली बाइट लेने के बाद जो 10 सेकंड तक आप इंजॉय करते हैं, वो 10 सेकंड तक आप ध्यान की अवस्था में होते हैं। उस समय सिर्फ वो स्वाद आपके मन में रहता है। जिस समय हम पानी के अंदर अपने आप को ले जाते हैं, तालाब में या स्विमिंग पूल में, नाक बंद करके कोशिश करते हैं कि कितने समय तक हम लोग श्वास रोक सकते हैं, उस समय जब सिर्फ एक श्वास की चाहत होती है, वो एक ध्यान की अवस्था होती है। अब जब एक विचार से भी ऊपर आप उठ जाते हो, 0 थॉट तक आप पहुंचते हो, शून्य स्थान तक पहुंचते हो, तब इसको बोलते हैं समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था जब होती है तो आपको ना दिन का एहसास होता है, ना रात का एहसास होता है। आप ध्यान के दौरान आंखें बंद करते हैं, आप ध्यान के दौरान आंखें खोलते हैं, आपको लगेगा सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, लेकिन आपके समाधि ध्यान का 1 घंटा बीत चुका होता है। आप अलग यूनिवर्स में पहुंच चुके होते हैं कुछ देर के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इसको समाधि ध्यान कहा जाता है। बहुत ग्रेट से ग्रेट, मतलब हर चीज़ का एक ऊपर लेवल अवेलेबल है। मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, चाहे कितने भी बजे उठो। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल श्योर कि कितने ही बजे उठो, क्योंकि हमारे व्यूवर्स सुबह हो सकता है वो सारे जो सुबह 6 बजे 5 बजे नहीं उठने वाले। मेरी भी प्रैक्टिस नहीं है, मतलब मैं बहुत समझ लो कि डांट भी सुनता हूँ अपने घर पे कि यार तो सुबह क्यों नहीं उठता। हम नाइट वर्कर हो गए हैं कि हमको रात में काम करना अच्छा लगता है, जो कि हो सकता है हमारे सेहत के लिए सही नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि वो उठते ही जो पहला काम हो वो भले ही 2 मिनट का क्यों ना हो। यदि कुछ ऐसा अर्जेंसी है, निकलना है या लेट हो गया उठने में, डांट सुन रहे हैं, तो फिर भी 2 मिनट का वो मेडिटेशन करने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। कम से कम 2 मिनट तो मैं अपने दिन को एक रिकॉल कर लूँ, फ्यूचर दिन को, कि आज मैं दिन भर क्या करने वाला हूँ। प्रयास जरूर करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं एक आंसर देना चाहूँगा।
ध्यान को लेके जैसा हमारे गुरुओं के द्वारा हमें सिखाया गया है, आप पूरे दिन में कभी भी ध्यान कर सकते हो, बस रात के 12 बजे से लेके रात के या बोलना चाहिए 3 बजे के बीच को छोड़ना चाहिए। वो जो समय होता है वो बुरी शक्तियों का समय होता है, वो लोग ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो बस रात के 12 से रात के 3 बजे के समय को आप अवॉइड कर दीजिए, बाकी आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी चीज़ एकदम शॉर्ट में अगर आप फॉलो कर गए तो आप ग्रो कर जाओगे। रोज़ अगर आप सेम समय में सेम जगह पर ध्यान करते हो और उस निरंतरता को कई दिनों तक आप बनाए रखते हो, आप मेडिटेट होने लगते हो। एक रिसर्च में पाया गया है कि रोज 15 सेकंड का ध्यान भी आपको अच्छे फिजिकल और मेंटल हेल्थ तक पहुंचने में मदद करता है। 15 सेकंड मतलब वो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए चाहे जो भी हो, रिजल्ट्स आए या मत आए, कम से कम रोज 5 मिनट ही सही ज़रूर आप ध्यान के लिए बैठो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं अपने सारे व्यूअर से चाहूँगा कि यदि आप और भी जानकारी चाहिए, हमारे रेकी ग्रैंड मास्टर, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ ये सवाल करना कि क्योंकि मेरे पीछे पेज में लिखा हुआ है, सर आई रिक्वेस्ट व्हाट इज़ अबाउट रेकी, क्योंकि मैंने बहुत सुना है रेकी ग्रैंड मास्टर मतलब रेकी थेरेपी के बारे में। मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि क्या है वो रेकी का प्रैक्टिस। क्या होता था, एक छोटी सी कहानी है रेकी को लेके, क्योंकि वो कहानी से हम सब जुड़े हुए हैं। भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो चोर और डकैत के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जाता था, उनके खाने उनके पैसे छीन लिया जाता था। बार बार ये चीज़ें होने लगी तो वो लोग गए भगवान गौतम बुद्ध के पास, हमको आप समाधान बताइए, बार बार वो घायल कर देते हैं, बार बार चोटिल कर देते हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी चीज़ें बताई तो उनके जो गुट शिष्यों का गुट था, उन्होंने बोला कि हम लोग चाहते हैं कि हम भी आत्मरक्षा करना चाहते हैं, अब हमको भी कुछ सिखाओ कि हम भी जवाबी हमला कर सके। लेकिन उनका एक और गुट था, वो लोगों ने कहा कि हम अटैक तो नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम घायल हो जाते हैं तो हम खुद का इलाज कर पाएँ और अपने आप को ठीक कर पाएँ। तो उस समय उनके शिष्यों का एक गुट उनको कुंफू का इजाद करके दिया गया, जो उन्होंने चाइना में एक्सप्लोर किया। उनका एक और गुट था जो चाहता था कि हम खुद का इलाज कर पाए, उनके लिए रेकी का इजाद करके दिया गया। रेकी को उन्होंने जापान में एक्सप्लोर किया। आज भी आप देखेंगे वहाँ पे एक भी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है, वो लोग जापान में जबकि वो लोग हमारे यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स, यहाँ तक कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी वहीं पे बनते हैं। वो लोग आज भी पारंपरिक ट्रेडिशनल थेरेपीज का इस्तेमाल करते हैं। हर चौथे गली में एक रेकी क्लिनिक वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और उनको अगर बहुत मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो अदर कंट्री से वो लोग इम्पोर्ट करते हैं। रेकी में कुछ सिम्बॉल्स बने हुए होते हैं, उस सिम्बॉल्स की अपनी शक्ति होती है, अपनी एनर्जी होती है, और उसका इस्तेमाल करके हम लोगों की बीमारियों का, प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं। जैसे अलग अलग धर्म के अपने सिम्बॉल होते हैं, हिंदुओं का सिम्बॉल है ओम, स्वास्तिक, जैनियों का सिम्बॉल है ह्रीम, क्रिश्चियंस का सिम्बॉल है क्रॉस। वैसे ही जापानीज सिम्बॉल्स बने हुए हैं बहुत सारे रेकी में, उसके थ्रू हम लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं, बिना मेडिसिन के, बिना टच के। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आपको जितनी भी और जानकारी चाहिए, मैं सर का चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा। आप सर से प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिएगा उन सारे नॉलेज को देने के लिए जिससे कि आपका फ़ायदा हो। तरीका एक ही है, जीवन में आगे बढ़ते जाओ। जब तक आप बढ़ोगे तब तक आपकी फैमिली खुश रहेगी। आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। हम सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक इसलिए काम करते हैं ताकि हम घर में जाके अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता सकें। और वो अच्छा टाइम बिताने के लिए आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। पैसे कमाओ चाहे ना कमाओ, नाम कमाओ चाहे ना कमाओ, फैमिली ज़रूर कमाओ, क्योंकि वो फैमिली पैसों के लिए नहीं जीती, वो फैमिली आपके लिए जी रही है। तो आप कितने खुश हैं उस बहुत डिपेंड करता है आपकी फैमिली का कल्चर कैसे बिल्ड होगा। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए आए। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूवर्स कि आपको और किस चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं जरूर उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, उस इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हम सब मिलकर आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर पाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।